आज का जो हमारा विषय है वो है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से अभिप्राय क्या है? औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों होता है? क्या ऐसे कारण रहे, क्या ऐसे आविष्कार रहे और औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता क्यों थी? और औद्योगिक क्रांति के द्वारा इस विश्व को किस प्रकार से प्रभावित किया? कृषि क्रांति के बाद औद्योगिक क्रांति का समय प्रारंभ होता है। मेरे को ये बताओ, आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है फिर बेटा, एक मिनट में भी अपना इसको ऑफ कर देता हूँ। और औद्योगिक क्रांति से अभिप्राय क्या है? सिंपल ही बात है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं आपको, औद्योगिक क्रांति से अभिप्राय परंपरागत कुटीर उद्योग के स्थान पर, जो छोटे पैमाने पर उद्योगों के स्थान पर कारखाना पद्धति और बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन हो। कुटीर उद्योगों के स्थान पर हाथ से बनाए गए उद्योगों के स्थान पर, घरेलू उद्योगों के स्थान पर बड़े पैमाने पर कारखाने के अंदर बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता, छोटी भी हो सकती है लेकिन बड़ी, यहाँ औद्योगिक क्रांति में बड़ी बड़ी मशीनों की बात आती है कि बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से जो उत्पादन किया गया और वो बड़े पैमाने पर किया गया, तो सिंपल ही लैंग्वेज में इसको हम औद्योगिक क्रांति कह सकते हैं। बेटा, ये मानव और पशु शक्ति के स्थान पर पशु वाष्प, जल शक्ति, पेट्रोल, डीजल, बिजली, इनसे काम लिया जाना, ऊर्जा से काम लिया जाना, इसमें मानव और पशु नहीं अपितु मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने पर काम लिया जाना ही औद्योगिक क्रांति है। इसमें जो है वस्त्र, कोयला, लोहा, स्टील और जो आज का टाइम में प्लास्टिक भी आ गया, आदि उद्योग जो स्थापित और बच्चा मशीनों से माल बनना और बड़े पैमाने पर माल बनना ही औद्योगिक क्रांति है। ये फैक्ट्रियों में माल बनता है। इसमें फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर स्थानीय जरूरत नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय जरूरतों को ध्यान में रखकर, मार्केट को ध्यान में रखकर बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, किया जाता है। इसमें जो है इस उद्योगों के साथ साथ एक बात और समझने की है कि भाई उद्योगों का विकास हुआ, इसके साथ साथ एक कुछ चीजों का विकास और हुआ। क्या विकास हुआ? जैसे यातायात के साधन आ गए, रेल आ गया, सड़क आ गई, नहर आ गई। अब देखो, यातायात, रेलवे आई, सड़कें पक्की कर दी गई, एक दूसरे को जो जोड़ दिया गया, और जो है नहरों के माध्यम से भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। अगर समुद्री जहाज की बात कर लूं, नए नए जो है जहाजों का विकास हुआ, इसमें तकनीकी का प्रयोग हुआ, छोटे जहाजों की बजाय बड़े बड़े जहाजों का निर्माण हुआ। ये सारी जो चीजें थी, इन सभी चीजों को मिलाकर, ऊर्जा और तकनीकी और यातायात व संचार को मिलाकर, इन सभी चीजों का एक मेल बनाकर जो सामूहिक रूप से प्रयास किया गया ना बेटा, उसको सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए हम औद्योगिक क्रांति कह सकते हैं। इसके बारे में जो है अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। इतिहासकार कहते हैं कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई। इतिहासकार अर्नोल्ड टाइनबी
अर्नोल्ड टाइनबी ये कहता है कि 18वीं सदी में हुए परिवर्तन इतने पूर्ण थे तथा इतनी शीघ्रता से हुए कि उन्हें क्रांति की संज्ञा देना उचित है। इन्हें क्रांति की संज्ञा देना उचित है। सबसे पहले जो है क्रांति इंग्लैंड में हुई। कहते हैं कि अर्नोल्ड टाइनबी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, सबसे पहले उद्योगों में जो इतने बड़े पैमाने पर माल बनना, इस चीज को औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी। औद्योगिक क्रांति से अभिप्राय GW साउथगेट के अनुसार वो कहता है औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन थी जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति चालित यंत्रों से काम लिए जाने लगा तथा औद्योगिक संगठन में परिवर्तन हुआ। घरों में उद्योग चलने की अपेक्षा कारखानों में उद्योग स्थापित होने लगे। सिंपल ही बात जो है, हम जो समझने की कोशिश करें या हम जिस बात का वो देखें, वो यही बात कहते हैं बेटा, हस्तशिल्प के स्थान पर हाथों से बनना, उसके स्थान पर जो है मशीनों से बनना, घर के स्थान पर कारखानों में बनना, स्थानीय जरूरत के स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति की बजाय मार्केट और जो है स्थानीय की बजाय अंतरराष्ट्रीय और महाद्वीपीय की सीमाओं के लिए उन देशों के लिए बढ़ना और अधिक से अधिक लाभ कमाने की लालसा और अधिक से अधिक लाभ कमाना औद्योगिक क्रांति है। स्पष्ट रूप से मैं आपको सिंपली बात समझाना चाहता हूं कि बेटा इसमें मशीनी युग है, बड़े पैमाने पर उत्पादन है, हाथ का प्रयोग नहीं, हाथ से नहीं बनाते, मशीनों से बनाते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ, यहां तक आपको समझ में आया है? सिंपल ही बताओ बेटा, यहां तक कुछ समझ में आया कि औद्योगिक क्रांति है क्या? तन्नू, रीना, इनकी बेटा साहिल, कुछ आया थोड़ा बहुत अजय, ताकि मैं थोड़ा आगे चलूं। और एक बताओ, आवाज तो क्लियर आ रही होगी ना आप लोगों को? ठीक है, मैं आगे अब अगला उसमें चलते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब जो है औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कहते हैं इसका कालक्रम क्या है भाई, टाइमिंग क्या है इसकी? कृषि क्रांति के बाद औद्योगिक क्रांति आती है। इसके बारे में इतिहासकार जो है उनके अपने अलग अलग विचार हैं। ये कहते हैं कि ये एक छोटे टाइम का प्रयत्न नहीं है कि भाई एक बार जो सन मान लिया, हम मान के चले सन भाई 1750 में औद्योगिक क्रांति होगी। नो नो नो, वो कहते हैं बेटा एक लंबा प्रोसेस है, अभी तो जो है कई सदियों का प्रोसेस है। कोई 200 सालों का प्रोसेस बता देता है, कोई 300 सालों का प्रोसेस बता देता है, कोई 150 सालों का प्रोसेस बता देता है। तो ये कहते हैं कि विकास की एक निरंतर प्रक्रिया है यह। और इसके संदर्भ में कहते हैं कि इतिहासकार हेज अपना मत प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि 15वीं शताब्दी से औद्योगिक विकास का क्रम प्रारंभ होता है और आज भी जारी है। जो टाइन भी है उसने कहा कि इसका प्रारंभिक काल जो है वो लगभग 660 670 से प्रारंभ होकर 830 800 सॉरी 800 नहीं 1800 1830 1840 तक चलता है। ये 10 साल ऊपर नीचे। ये कहता है कि ये 100 साल का प्रोसेस जो है यहीं से औद्योगिक क्रांति हुई। हालांकि अगर औद्योगिक क्रांति की हम बात करें तो औद्योगिक क्रांति आज भी चल रही है, नए नए पैमाने के उद्योग स्थापित हो रहे हैं। औद्योगिक क्रांति हाँ प्रारंभ वहां से होता है, इन सालों में होता है, लेकिन आज भी औद्योगिक क्रांति चली हुई है। ये कहते हैं कि भाई श्रीमती नोवेल्स ने कहा कि क्रांति का काल 1830-40 ईस्वी अथवा इसके उपरांत बाद में हुआ, वो ये कहती है। परंतु सर्वमान्य एक मत सा है
ये कहते हैं कि सबसे पहले क्रांति जो है इंग्लैंड में हुई, और इसमें जो है 1750 से लेकर 1850 तक का काल हम बता देते हैं भाई। इस काल तक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम आई। उसकी देखा देखी और देशों में भी क्रांति है। जिस प्रकार से कृषि क्रांति इंग्लैंड में पहले हुई थी, उसी प्रकार से औद्योगिक क्रांति भी इंग्लैंड में पहले हुई। ये कहते हैं कि 1880 के पश्चात फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इन देशों में क्रांति। 1890 के बाद स्विट्जरलैंड, इटली, रूस, जापान, इन देशों में हुई। और भारत का भी जिक्र कर देते हैं क्योंकि औपनिवेशिक भारत रहा है, चाइना रहा 20वीं शताब्दी। और कहते हैं कि जो है जिसको हम विकासशील देश कहते हैं, उनमें औद्योगिक क्रांति आज भी चल रही है। वो भी उनके जो है पैमाने पर आने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा रोल नंबर भी लिख देना साथ साथ। अब टॉपिक आता है कि भाई जो है औद्योगिक क्रांति तो हुई, और औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में क्यों हुई, क्योंकि टॉपिक तो इंग्लैंड से प्रारंभ होगा। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही प्रारंभ क्यों हुई, ऐसे क्या कारण थे? बेटा रोल नंबर अपने साथ साथ लिखना। एक बच्चा एक ही बार रोल नंबर लिखे, बार बार रोल नंबर ना लिखे। बेटा सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। अब इंग्लैंड में क्यों हुई, ऐसे क्या कारण थे? हालांकि कहते कि कुछ जो देश थे ना, देखो अगर मैं उपनिवेशों की बात कर लूं तो उपनिवेशों के मामले में, और कृषि क्रांति के मामले में, और इस्पात के मामले में, और जो है धन संपदा के मामले में फ्रांस इंग्लैंड से कहीं कम नहीं है। फ्रांस इंग्लैंड से कहीं भी कम नहीं है। लेकिन और इसी प्रकार से हॉलैंड के पास, क्योंकि हॉलैंड में भी कृषि क्रांति हो गई थी, इनके पास भी पूंजी खूब थी। लेकिन बेटा ये हॉलैंड ने क्या किया, ये पूर्णतः एक व्यापारी देश बना रहा है। हॉलैंड के पास लोहा और कोयला का थोड़ा अभाव था, लेकिन पूंजी बहुत थी। दूसरा दूसरा कहते हैं फ्रांस जो है यूरोप में युद्धों में उलझा रहा युद्धों में उलझा रहा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, उसके लिए अनेक कारण थे। इसके लिए निजी प्रयत्न भी हुए, व्यक्तिगत प्रयत्न भी हुए, इसके द्वारा सरकार के द्वारा भी प्रयत्न किए गए। तो सबसे पहला कारण है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए जो सबसे बड़ा कारण था, वो कारण था इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति जो है औद्योगिक क्रांति के लिए सबसे प्रमुख कारण रहा। क्यों? अब आप मैप में देखेंगे ना, जो हम नक्शा में देखते हैं, तो नक्शा जो है बेटा उसके अंदर क्या है, उसके अंदर इंग्लैंड जो है यूरोप से कटा हुआ है। देख, यूरोप के भीतर भी है, यूरोप के देशों में आता है, लेकिन जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अब चारों तरफ से जो समुद्र से घिरा हुआ है, यानी यूरोप के अंदर भी होगा और यूरोप का बाहर भी होगा, दोनों बात होगी। ये प्रमुख कारण था। इसमें इंग्लैंड शेष विश्व से कटा रहा, उसमें और नजदीक भी रहा। इसमें क्या हुआ कि जो यूरोप में युद्ध चल रहे थे ना, डायरेक्ट युद्ध चले हुए थे बेटा, उन युद्धों से इंग्लैंड शामिल हो जाता, उसका जिक्र है, अन्यथा इंग्लैंड उनसे साइड बाई भी रहता। इंग्लैंड विश्व की नंबर 1 नौ सैनिक शक्ति था। वो फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि मैं इंग्लिश चैनल जो थोड़ा है, जो भाग है वो कितने किलोमीटर का, वो देख लेंगे, चेक कर लेंगे। जो इंग्लिश चैनल का है ना, इंग्लिश चैनल को मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इंग्लैंड की नौसेना शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मैं इंग्लैंड के इस जो है कुछ किलोमीटर का जो एरिया है, इसको कवर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भारत को जीत सकता हूँ। देखो भारत लगभग 5000 किलोमीटर, और वो अगर मान लिया तो चलो मान लिया 500-400 किलोमीटर का एरिया होगा,
समुद्री एरिया। वो कहता है कि मैं इसको जीत नहीं पा रहा हूँ, ये 500 किलोमीटर का एरिया, और जो है मैं भारत को जीत सकता हूँ, दिल्ली को जीत सकता हूँ। तो कितनी बड़ी बात कही थी। अब अगर ये बात देखी जाए तो कितना बड़ा है, तो यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे के पूरे यूरोप को पराजित कर दिया था। यूरोप के देश हथियार डाल चुके थे उसके सामने, लेकिन इंग्लैंड के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया। उसके कारण इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति थी, और यही भौगोलिक स्थिति उसे युद्धों से बचाती थी। उसे जो है औद्योगिक क्रांति के लिए ये भौगोलिक स्थिति ही उसकी जिम्मेदार थी। अब युद्ध तो दूर रहेगा, तो बेटा अपने आर्थिक संसाधनों का विकास करेगा। इसमें कुछ और चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। यहाँ कहते हैं इंग्लैंड में लोहा कोयला सब कुछ था, जल शक्ति में नंबर 1 था, और जो यहाँ यहाँ कृषि क्रांति हो चुकी थी, और यहाँ ऑटोमेटिक बनी हुई बंदरगाहें थी जो उत्तम क्वालिटी थी, उत्तम क्वालिटी की बंदरगाहें थी। एक तो खुद बनी हुई, और कुछ भाई इंग्लैंड वालों ने बना ली थी। इसके साथ ही कहते हैं जो ये समुद्र कटापटा था ना इसका, आप इंग्लैंड का मैप देखोगे ना, मैप देखोगे तो इंग्लैंड जो कटापटा है दिखा आपने, ये सुरक्षित बंदरगाहें थी और जो खुद बनी हुई थी। इसी प्रकार कहते हैं गल्फ स्ट्रीम की गर्म सामुद्रिक धाराओं के कारण इंग्लैंड का पूर्वी किनारा हमेशा व्यापार के लिए बड़ा उपयुक्त रहा, हमेशा व्यापार के लिए बड़ा उपयुक्त रहा। इंग्लैंड की जो जलवायु थी ना, वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल थी। और मैं आपको कहूं कि सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ होता है वो वस्त्र उद्योग से ही प्रारंभ होता है। तो कुल मिलाकर मैं बिल्कुल आपको 2-3 लाइन नाम बता देता हूँ बेटा। एक तो इंग्लैंड यूरोप के युद्धों से बचा रहा, दूसरा यहाँ खुद की जो इसकी जो ऑटोमेटिक जो है इनकी बंदरगाहें होगी, तीसरा यहाँ खनिज बहुत बढ़िया थी, चौथा चौथा जो ये यहाँ जो जो आप एक बात देखोगे कि यातायात के साधन बेटर थे। तो घरेलू यातायात के साधन हो, रेलवे पहले आड़े आई है, सड़कों का विकास भी इनने बहुत बढ़िया करा है। इसने जो है अंदरूनी जो नहरें बनाई और उनको पुलों का निर्माण करा और यातायात के लिए प्रयोग करा, वो सारी चीजें जो है भौगोलिक स्थिति में आ जाती है। तो मैं कुल मिला के आपको कह सकता हूँ कि भौगोलिक स्थिति जो है औद्योगिक क्रांति के लिए बहुत बड़ा कारण है। कृषि क्रांति औद्योगिक क्रांति के लिए कारण। इंग्लैंड में शानदार क्रांति हुई थी। उसके बाद यहाँ जो क्या हुआ कि जो है, और साथ में जो सामंतवादी सिस्टम समाप्त हो गया। जब गौरवशाली क्रांति हुई तो उसमें जो है जनता का शासन स्थापित, राज्य है लेकिन संसद स्थापित हो गई और सर्वोच्च बन गई थी, और वो जनता के हित के लिए कानून बनाती, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए कानून बनाते हैं, ये सिस्टम हो गया था। और बेटा धीरे धीरे अनेक कारणों से, चाहे उसमें त्रिपत्ती घास का सिस्टम हो, चाहे सलगम का हो, चाहे फसल चक्कर हो, चाहे बाड़बंदी हो, जो भी सिस्टम रहा, चाहे ड्रिल मशीन हो, उसके कारण यहाँ कृषि क्रांति होगी। कृषि क्रांति होने से काम और भी होया। एक तो उत्पादन बढ़ा, पैसे घने आए, जो देश की जरूरतें पूरी हुई, और बहुत ज्यादा उत्पादन इनके पास इतना बच गया कि उसको जो बाहर ले जाकर बेच सकते थे। और व्यापारी देश तो था, बंदरगाह वगैरह इसके पास थी, नौसेना इसकी शक्ति थी, इसके पास उपनिवेश थे सारे। तो इसने क्या करा, अब जो है यहाँ जो बढ़ा हुआ अधिशेष था उसको दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर बेचा, और वहां से सोने चांदी और वहां से ज्यादा धन लेके वापिस अपने देश पहुंची, और ये सर्कल बन गया हर बार का। अब यही कृषि क्रांति थी, जब औद्योगिक क्रांति होने लगी तो उस खातर कच्चा माल भी प्रोवाइड कराया, उसके लिए पूंजी भी कराई। और एक काम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था, एक काम क्या इंपॉर्टेंट था कृषि क्रांति में बेटा, एक काम हुआ था कि छोटे जो किसान थे उनको बेदखल कर दिया, या उन्होंने अपनी जमीनें बेच दी। वो बड़ी संख्या में छोटे किसान गांव को छोड़ के शहर में चले गए, तो सस्ती मजदूरी भी मिल गई। अभी कृषि क्रांति की देन थी, और सस्ती मजदूरी
और बड़े पैमाने पर मजदूरों का मिलना औद्योगिक क्रांति के लिए बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ। अगला है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि औद्योगिक क्रांति के लिए एक बड़ा कारण था। हालांकि इसका ये नहीं मान सकते कि भाई वो हाथ का काम करने लग गए, नहीं, इनको हम सिंपल लैंग्वेज में बात कह सकते हैं। भाई ठीक है, 18वीं शताब्दी में कहते हैं इंग्लैंड की जनसंख्या में 40% वृद्धि हुई और 19वीं शताब्दी में 50% की वृद्धि हुई, अच्छी जनसंख्या बढ़ गई। इसका प्रमुख कारण था लोगों के पास पैसा आ गया था, वहां शिक्षा मेडिकल फैसिलिटी आ चुकी थी। लोग जो पहले जो भूख से मर जाया करते उनके पास भूख की से मरने की, बीमारी से मर जाया करते उनको चिकित्सा आ गई थी। जन्म दर में वृद्धि हुई और मृत्यु दर घट गई थी। शहरों में जन्म दर अपेक्षाकृत ज्यादा थी, जिसके कारण बच्चों की मजदूरी में वृद्धि हुई। भाई अब मांग हुई। दूसरा कारण एक और भी है, सस्ते खाद्यान्न मिलने लगे। और सिंपल ही मैं बात आपको समझाऊं कि भाई हम कह रहे जनसंख्या औद्योगिक क्रांति के किस प्रकार से आएगा। बेटा जिस चीज का, एक तो सस्ती मजदूरी, लोग घने मिलने लगे। दूसरा, जो भी चीज मजदूरों से, जो भी चीज इन पैदा करी बनाई, वो सारी खपत होने लगी। मांग बढ़ने लगी तो खपत होगी, मांग होगी तो बात है सस्ते मजदूर मिलना। ये सारी बातें जो है ना औद्योगिक क्रांति के लिए सहायक सिद्ध हुई। अगला है औद्योगिक साम्राज्य एवं विदेशी बाजार का निर्माण। औद्योगिक औद्योगिक साम्राज्य, इन्हें उद्योग का नाम दे दिया कि औद्योगिक क्रांति। आप औपनिवेशिक साम्राज्य भी कह सकते हैं। 18वीं 19वीं शताब्दी तक इंग्लैंड सबसे प्रमुख औपनिवेशवादी देश था। अफ्रीका, एशिया और अन्य महाद्वीपों में इसके नए उपनिवेश बसे। इसका शक्तिशाली जहाजी बेड़ा भी था, ये तो इंपॉर्टेंट बात है बेटा। शक्तिशाली जहाजी बेड़े की सहायता से इंग्लैंड का माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर निर्विरोध, बिना किसी विरोध का पहुंच जाया करता। किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता था। बिना विरोध के एक माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना। और इन उपनिवेशों से बेटा बाजार मिलना, इनको बाजार, सस्ता माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कच्चा माल मिले, नए उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए था। इन लोगों को एक चीज और चाहिए थी भाई, अपने तैयार माल के लिए मंडी चाहिए थी। इन अपने उपनिवेशों में खपा दी सारी, चल भाई संभालो। इससे इससे जो है अत्यधिक लाभ हुआ। एक छोटा आंकड़ा देते हैं इसमें, कहते बेटा 1750 से लेकर 1770 ईस्वी तक इंग्लैंड में अपने सामान की मांग, इंग्लैंड में अपने सामान की मांग से 7% वृद्धि हुई। इंग्लैंड के लोगों ने मांग जो करी ना, अपना खुद का माल बनाएगी, 7% मांग है। लेकिन विदेशों में जो मांग हुई ना अंतरराष्ट्रीय बाजार में इंग्लैंड के माल की, वो 80% है। 80% की वृद्धि होगी। इसका सिंपल लैंग्वेज समझाओ अपने भाई। इंग्लैंड के जो लोग थे ना उनकी तो पूर्ति होगी, उधर मांग कम है इस मांग माल की, लेकिन विदेशों में बहुत ज्यादा होगी। विदेशों में ज्यादा होगी, जैसे चाइनीज माल। अब विदेशों में अगर ये 100 वस्तुएं भेजते हैं, अगर उसको 200 कर दिया, अगर 400 कर दिया, 500 कर दिया, और फिर भी मांग है ज्यादा ज्यादा, लाओ भाई माल लाओ, तो क्या है, इससे बेटा इनको जो है ज्यादा से ज्यादा धन मिलेगा। और मांग जब बढ़ेगी और जो भी माल बनाया उस खपत हो जाएगा, इनको उपनिवेशों से कच्चा माल मिल जाएगा, पूंजी मिल जाएगी, तो फिर जो है इन लोगों का कहाँ ध्यान, कहाँ लगेगा, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा उद्योगों में लगेगा। परिणाम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में इसलिए सबसे पहले हुई। एक बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, पूंजी की उपलब्धता। पूंजी पूंजी की उपलब्धता, कहते कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए एक बड़ा कारण था कि यहाँ पूंजी, और वैसे भी देखो पैसा बिना कुकर काम चलेगा। मशीन चाहिए भाई 50, सारा उसमें 50 करोड़ की रुपये ले रहा, अगला 50 लाख, कैसे औद्योगिक क्रांति हो जाएगी। तो इंग्लैंड में बेटा औद्योगिक क्रांति के लिए बहुत बड़ा कारण था कि यहाँ पूंजी बहुत ज्यादा थी। सबसे पहला तो यहाँ कृषि क्रांति होगी, सामंतवाद का अंत होगा, राष्ट्रीय राज्य की स्थापना होगी, जो धन और राष्ट्रीय चर्च की स्थापना होगी,
जो धन इंग्लैंड का रोम पोचा करता, वो धन रोम पोचना बंद हो गया। आपको ये बात का ध्यान होगा। वो सारा धन यार्ड ला गया। कृषि क्रांति के कारण सामंतों का जो है, सामंत जो मान के ठीक है, तो सामंतों की संपत्ति छीन ली, चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये सारी जो बातें हैं, ये सभी बातें औद्योगिक क्रांति के लिए एक सहायक कारण के रूप में हमारे सामने आती है। पूंजी एक काम और करें नए भाई, कृषि क्रांति, घरेलू जो जो बेचारे किसान थे, छोटे किसान थे, मजदूर थे, उनका शोषण करा उद्योगपतियों ने और यहाँ के लोगों ने उनका शोषण किया। जब इनका शोषण बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हुआ, जब इनका शोषण बड़े पैमाने पर हुआ तो क्या हुआ? जब इनका शोषण बड़े पैमाने पर हुआ तो पूंजी पूंजी इकट्ठी होगी। इसके साथ साथ जो उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों का क्या करे लोगों ने? उन उपनिवेशों का अत्यधिक शोषण करा भाई। शाम दाम दंड भेद सभी नीतियां अपना के, सभी नीतियां अपनाएंगे। शाम दाम दंड भेद से बेटा उड़े इन जो है दासों का व्यापार करा। हालांकि दासों के व्यापार में अग्रणीय भूमिका जो है पुर्तगाल की रही। इन लोगों ने जो है उपनिवेशक लोगों को जो है लूटा हो, चाहे उनका खोज के ले आए हो, चाहे उनके कुटीर उद्योग समाप्त करे, कोई भी साधन अपनाया हो, सभी साधनों से इन लोगों ने जो है धन कमाया। और वो धन कहाँ लगाया? वो धन जो है सारा का सारा इन उद्योगों में लगाया। इनके पास पूंजी की उपलब्धता ज्यादा हुई। एक छोटा आंकड़ा दे रखा है, मैंने इसमें आंकड़ा आपको बताता हूँ। ये कहता है कि भाई यूरोपियनों ने मैक्सिको में वहां के बंधुआ मजदूरों द्वारा चांदी सोने की खानों में बड़ी मात्रा में चांदी व सोना लूटा, और उसमें बड़ा पार्ट जो है इंग्लैंड का था। हाँ बड़ा दो। दूसरा, यूरोपियनों ने अफ्रीका में बड़े पैमाने पर हबसी, जो बेचारे ये जो काले लोग थे वहां के, हबसी बोलते थे इनको, बेटा इनको जो है बेचा। 1 मिलियन दास तो रास्ते में दम तोड़ गए। आप एस्टिमेट ला सकते हो। इस दास व्यापार का बड़ा हिस्सा इंग्लैंड के हाथों में था। तीसरा, एशिया में के देशों में धन की सीधी लूट हो रही थी। उदाहरण के लिए कहते हैं कि 1780 ईस्वी से ईस्वी के दशक में भारत से प्रति वर्ष 4.90 मिलियन पाउंड, 4.993 मिलियन पाउंड, इतना धन प्रत्येक वर्ष इंग्लैंड पहुंचता था। अब बेटा इतना धन पहुंचेगा तो पूंजी तो उपलब्ध होगी, घना पैसा होगा। वो सारा पैसा इन उद्योगों में लगा दिया और अधिक से अधिक लाभ कमाना प्रारंभ कर दिया। फिर आता है उन्नत बैंक प्रणाली। देखो बेटा, इंग्लैंड हो या अन्य देश हो, औद्योगिक क्रांति के लिए बैंक प्रणाली का बहुत बड़ा रोल है। धीरे धीरे क्या हुआ? पहले तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई, उसके बाद धीरे धीरे इंग्लैंड के भागों में, अनेक भागों में बैंक बहुत बड़ी मात्रा में खोल दी गई। एक छोटी बात कहते हैं कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड के लंदन के अंदर 100 से अधिक शाखाएं थी बैंकों की। अब आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि कितना बैंकों का सिस्टम। इससे क्या हुआ? इससे लेन देन में सुविधा मिली भाई। उद्योगपतियों को यहाँ से बैंकों से पैसा मिला, आम आदमी बैंकों में जमा कराता है। दूसरी बात, माल लेना है कहीं भी, यहीं से पैसा डाल दिया और वहां माल पहुंच गया। माल बिना जाए माल चेक कर लिया, माल चेक करके आ गया, पैसा डाल दिया। तो इससे क्या हुआ? इससे औद्योगिक क्रांति आने में बड़ा जबरदस्त सहयोग मिला, क्योंकि इससे जो है धन भी एकत्रित हुआ और इससे जो है टाइम भी बचा, इससे जो है धन की सुरक्षा भी हुई, इससे इससे जो है छोटे लोगों ने धन भी जमा करा दिया। तो परिणाम ये हुआ कि बैंकिंग प्रणाली से औद्योगिक क्रांति आने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगला जो टॉपिक आता है इसमें, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता का वातावरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के लिए। राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता का वातावरण। बेटा इंग्लैंड के अंदर 1688 में
ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी शानदार क्रांति हो चुकी थी। अरे बेटा, आवाज आ रही होगी? आवाज आ रही है? फिर ठीक है। बेटा, इंग्लैंड में राजनीतिक, इंग्लैंड में शानदार क्रांति हुई, ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई। यहाँ सामंती प्रणाली समाप्त होगी। सामंती प्रणाली अगर वैसे सबसे पहले समाप्त होती इंग्लैंड में होती है। अगर लोगों को अधिकार देने की बात आती है तो बेटा वो भी याड़े हुए। इंग्लैंड के अंदर दास प्रथा समाप्त करने की बात आवे है, भाई लोगों को दास मान के इंग्लैंड में, वो पहला बार याड़े हुए। श्रेणी प्रणाली जो थी उसका अंत तो है, वो भी याड़े हुए। इंग्लैंड के अंदर राजा तो है लेकिन संसद सर्वोच्च बना दी, वो कानून बनाएगी। राजा है लेकिन संसद सर्वोच्च बन गई। अब वो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, वो लोगों के हक की बात करती है। यहाँ मौलिक अधिकार आ गए, स्वतंत्रता आ गई, व्यक्तिवाद आ गया। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता आ गई, हालांकि जो थोड़ा इसका उल्ट भी रहा। ग्लोरियस रेवोल्यूशन होने के बावजूद यहाँ जो है किसान, जो छोटे किसान थे वो तबाह हुए। जो है मजदूरों के लिए, जो मजदूर थे वो उनका शोषण किया गया, उनके साथ कोई खास मले नहीं किया गया, उनको केवल एक वस्तु बना के छोड़ दिया इन लोगों ने। बाद में जाके जब तरह ये जो है ये संगठित हुए मजदूर, तब जाके इन लोगों ने किया है। हालांकि व्यक्तिगत बड़े पैमाने पर जो लोगों ने तो बेनिफिट उठाया इसका, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, मौलिक अधिकारों का। तो ये जो एक था वहां बेटा धार्मिक वातावरण। आप जब बताओ व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल जाएगी तो भाई कोई उद्योग स्थापित कर ले, उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं है। कोई भी उसने जो व्यापार करना कर ले, कोई भी उसने काम करना कर ले, ये स्वतंत्रता मिल गया। दूसरा, इंग्लैंड में एक वातावरण था धार्मिक स्वतंत्रता का, जहाँ कट्टरवाद नहीं था। फ्रांस में एक काम हुआ था, देखो इससे पहले अगर हम बात करें धर्म सुधार आंदोलन की, तो बेटा थोड़ा तो यहाँ भी हुआ है। प्रारंभ में जो है यहाँ भी हुआ है, खूनी मेरी कहते हैं उसको। जब ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के प्रति आपस में मारकाट माची, उसके बाद यहाँ इंग्लैंड में कुछ नहीं हुआ। इंग्लैंड ने धार्मिक स्वतंत्रता इन दोनों को प्रोत्साहित किया। आपको कैथोलिक भी आ जा या प्रोटेस्टेंट भी आ जा, तो आ जाओ भाई, कोई मतलब नहीं है। सभी व्यक्तियों को धर्म के आधार पर स्वतंत्र। फ्रांस में बड़े पैमाने पर जो है, क्योंकि कैथोलिक उसको मानता है, और फ्रांस में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्टेंट के ऊपर अत्याचार जारी है। उनको अधिकार नहीं है, उनको अधिकार नहीं है जो बाद में जाके मिलते, बहुत बाद में जाके मिलते हैं। तो इसका क्या हुआ, ये यहाँ का खुला वातावरण था धार्मिक। अब दूसरे देशों के लोग भी, जो कारीगर थे, दस्त कारीगर थे, बड़े बड़े जो पूंजीपति थे, व्यापारी थे, बुद्धिजीवी थे, वैज्ञानिक थे, सारे के सारे जो है इंग्लैंड का ही भागने लगे, इंग्लैंड में आ गए। और इससे जो औद्योगिक क्रांति आने में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। एक है बेटा मुक्त व्यापार नीति, कल हमने टॉपिक भी किया था, मुक्त व्यापार नीति। कहते 18वीं 19वीं शताब्दी में जितने आर्थिक परिवर्तन हुए, जितने भी आर्थिक परिवर्तन हुए, वह सभी जो है निजी उद्यमियों द्वारा किए गए। निजी उद्यमी यानी व्यक्तिगत प्रयास थे वो, राजा ने सहयोग दिया मान लिया, लेकिन व्यक्तिगत प्रयास थे। अब क्या हुआ, अब राज्य के ऊपर एक प्रेशर पड़ने लग गया। जो राजा जो है युद्धों में भाग लेता था, आपने कल बताया था मैंने आपको, युद्धों में भाग लेता था, युद्ध होने लग रहे हैं, जो है राजा जो एक काम करने लग रहा था भाई यार, राजा क्या करता था, राजा अनगिनत प्रतिबंध लगा दिया करता। अब मुक्त व्यापार की बात है, इंग्लैंड में मुक्त व्यापार की नीति सबसे पहले अपनाई गई। अब क्या हुआ, अब जो है किसी प्रकार की कानूनी बाधा नहीं है। इसमें मजदूरों का तो भारी शोषण हुआ, लेकिन मुक्त व्यापार की नीति के कारण सरकारी कानूनों का अभाव हो गया, और इसमें औद्योगिक क्रांति आई, क्योंकि मजदूरों का शोषण कराया, अपनी मर्जी का माल बेचा, अपनी मर्जी का माल बनाया। ये सारी बातें जो है औद्योगिक क्रांति के लिए तो सहायक हुई, हालांकि मानवता के लिए सहायक भी, और दोनों काम में मजदूरों का शोषण हुआ। अगला आता बेटा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदय, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वीं शताब्दी से पहले ही इंग्लैंड में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदय हो चुका था, जो कि और देशों में बाद में होता, बहुत बाद, क्योंकि ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो चुकी थी। यहाँ जो है
धर्म सुधार आंदोलन के कारण राष्ट्रीय चर्च की स्थापना हो चुकी थी। एक प्रकार की मुद्रा प्रणाली, एक प्रकार के कानून, एक प्रकार का टैक्स सिस्टम जो है, ये सारी एक प्रकार के जो है संघों के नियम, ये सारी बातें जो है इंग्लैंड में हो चुकी थी। जो है आंतरिक चुंगी प्रणाली, गिल्ड प्रणाली, ये सारी जो, और भाई एक प्रकार का माप तोल, ये सभी सिस्टम इंग्लैंड में हो चुके थे। अब बेटा सभी सिस्टम इंग्लैंड में हो जाएंगे, एक प्रकार के कानून होंगे, तो क्या होगा भाई? व्यापार वाणिज्य का विकास होगा, कृषि का विकास होगा, और भाई ये सारा का सारा सिस्टम मिलकर उद्योगों के लिए सहायक सिद्ध हुआ। औद्योगिक क्रांति आने में इस बात का बहुत रोल हुआ। एक आता है साहसी उद्यमी। साहसी उद्यमी, औद्योगिक क्रांति हो या कोई भी क्रांति हो, यहाँ उद्यमियों की बात होती है, वहां व्यापारियों की बात ला लो, वहां कृषि जो कृषि क्रांति हो तो कृषकों की बात ला लो। जो आदमी व्यक्तिगत प्रयास, अब पैसा तो घड़ा ले रहे बेटा, और वो डर है उद्योगों में लगाते हैं, कदे मेरा लॉस हो जाए, व्यापार में लगाते हैं, इससे भी बेनिफिट हुआ, इससे बड़ा बेनिफिट हुआ। क्यों? क्योंकि जो आदमी साहस से, पावर से, इतिहास इस बात का गवाह है, चाहे हम बाबर को देख लें, चाहे हम अशोक को देख लें, चाहे हम चंद्रगुप्त मौर्य को देख लें, चाहे हम जो है क्या बोलते हैं इसको अपना, जो कल, चाहे आप घोरी को देख लो, ये सारे के सारे साहसी तो थे। चाहे पृथ्वीराज चौहान को देख लो, बेटा सारे साहसी थे। सभी लोगों ने जो है साहस से मुकाबला किया, तो यार भी साहसी लोग थे। और इन्होंने क्या करा? इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा धन अपने उद्योगों में लगाना प्रारंभ कर दिया। यानी पूंजी और मजदूरों को एक साथ ला सके ऐसे कुछ लोगों की जरूरत थी। कच्चा माल खरीदने, ईंधन खरीदने और उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेच सके, ये भी तो बहुत टेढ़ा काम है। इसी समय ध्यान रहे, इब्राहिम ड्रब्बी और जेम्स वाट जैसे आविष्कार किसने करे थे? बेटा ये व्यवसायी थे, ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे। और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट आती है यहाँ, यहाँ कहते हैं कि जो ये आविष्कार हुए ना, ये आविष्कार घने ये उद्यमियों ने करे, और घने पढ़े लिखे कौन, तो कुछ आदमी तो जमान पढ़ थे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है भाई। रिचर्ड आर्कराइट, थॉमस टेलफोर्ड, हेनरी कोट, ड्यूक ऑफ ब्रिजार्टर, ब्रोसे, ये सभी जो है साहसी उद्यमी थे। इन्होंने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। कुछ लोगों का जिक्र आता है, ये कहते बेटा इनने जो है समस्या तो आई, लेकिन जो है समस्या को हल किया किससे? अपने साहस से। और फिर मैं कहता हूँ, ये कहते हैं कि बेटा ना तो ये वैज्ञानिक थी, और ना उच्च क्वालिटी के पढ़े लिखे थे। कुछ लोगों का जिक्र आता है, जॉन की, जेम्स हारग्रीव्स, जेम्स वाट, ब्रिडले, जॉर्ज स्टीफेंसन, ये अनपढ़ थे या बहुत कम पढ़े लिखे थे। इन्होंने जो काम औद्योगिक क्रांति के लिए किया, जो आविष्कार किए, जो पूंजी लगाई, ये व्यक्तिगत प्रयास थे, और ये साहसी उद्यमियों का काम था, जिसके कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहला आई। एक और मैं इसमें चीज और जोड़ देता हूँ, वो बड़ी काम की, बीमा प्रणाली बड़ी काम की है। जहां उन्नत बैंक प्रणाली, बीमा प्रणाली व्यापारवाद में भी काम आई थी, पूंजीवाद में काम आई थी, झाड़े भी आ गई। अब जो है उद्योगों का बीमा होने लग गया, बीमा होना कुछ किस्त दे के, और उद्योगों का बीमा होने लगा। परिणाम ये हुआ कि भाई लोग जो है अब बड़ी संख्या में अपना धन लगा लगे, वो जो फ्री हो गई, अब उनको डर नहीं रहा। जो लोग पहले डरा करते वो भी उद्योगों में पैसा लगाने लगे। एक आता ही आता है तो संचार के साधनों का विकास। बेटा सबसे पहले इंग्लैंड में यातायात के साधनों का सबसे ज्यादा और तेजी से विकास हुआ। से हम रेलवे को लगा लें, से हम जो है रोड को लगा लें भाई, और रोड रोड बनाए थे, पक्की सड़कें, तारकोल, और जो है रोडी जो आजकल बढ़ती है, वो जो इंग्लैंड में बनाई गई थी, मैक एडम ने सबसे पहले पक्की सड़कें बनाई थी। और जो कुछ इंजीनियरों का नाम आता है, रॉबर्ट स्टीफेंसन, रेने टेलफोर्ड, इन ने जो है पुल का निर्माण कराया था। अरे आज तक भी वो जो पुल बनाए गए हैं ना, आज तक भी खड़े हैं सारे पुल इनके। इसी प्रकार से कहीं जो इन लोगों के द्वारा भाई जो है वाष्प शक्ति का प्रयोग कराया गया,
कहीं इनके द्वारा जो है बात के इंजन बना दिए गए। ये सारे के सारे आविष्कारों को मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो सारी चीजें इंग्लैंड में हुई। एक अनुमान भी है कि इस समय जो है लगभग 25 से 30 हजार आविष्कार हुए थे, बड़े पैमाने पर आविष्कार हुए। तो बेटा कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि औद्योगिक क्रांति किसकी देन थी? औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड में जो है एक सामूहिक प्रयास की देन थी। अब जो है आप ये बताओ कि समझ में आ गया? कर लोगे यहां तक? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने रोल नंबर मार्क भी कर दिए होंगे। मैं इसको यूट्यूब के ऊपर भी डाल देता हूँ बेटा, आप जब भी देखना चाहें उसको डाल दे, मैं लिंक डाल देता हूँ साथ साथ। अभी थोड़ी देर में इसको यूट्यूब पे डाल देता हूँ और आप वहां से भी इसको जो है, और चैनल जो है ना उसको सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच जाए। मैं अब सभी लेक्चर जो है लेके सभी लेक्चर को यूट्यूब पे साथ साथ डालूंगा। ठीक है, एक बार सभी कैमरा ऑन करो। ऑन योर कैमरा, ताकि पता लग जाए बच्चे कौन कौन से क्लास लगा रहे हैं। ये तन्नू कौन सी है? तन्नू बेटा, ये साहिल। ये तन्नू, ठीक है, आप अब लेफ्ट कर जाओ और जो है बेटा आप लेफ्ट कर जाओ।